चलो देखो, एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला हमारा चैप्टर है। एनपीओ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो मेन सोर्स ऑफ फंड रिसीव होते हैं, वो कहां कहां से रिसीव हो सकते हैं? इनको पैसा बताओ। सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। डोनेशंस और चैरिटी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। बिल्कुल, लाइफ मेंबरशिप फीस से भी इनको पैसा रिसीव, फंड तो रिसीव हो ही सकता है। तो मैं पूछ रहा हूँ पैसा कहां कहां से आ सकता है? लाइफ मेंबरशिप, सेल ऑफ एसेट से परमानेंट नहीं आता, तो उसको मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो गया। लॉकर फीस, बिल्कुल। सेल ऑफ मैच टिकट, ये आ सकता है। तो ये कुछ सोर्स है जहां से हमारे को पैसा रिसीव होगा ओपन एनपीओ। तो वो ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई सा भी नाम, एक कोई एक्स्ट्रा दे देगा, वो आपको पॉइंट आउट करना है, ऑड आउट करना है। फिर इसके अंदर जो हम किताबें बनाते हैं, फिर इसके पहले इसकी कमेटी, इसके मैनेजमेंट कौन होते हैं? इसके जो मैनेजमेंट होता है, इसके मैनेजमेंट जो होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं। याद रखना, इसका कोई ओनर नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर में ओनर होता है ना, इसके ट्रस्टीज होते हैं या कमेटीज होती है, मैनेजिंग कमेटीज बनाते हैं। देन उसके बाद इनके अंदर 3 अकाउंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ज्यादातर आगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बनाती थी ये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट याद करो, कैश बेसिस पे बनती है या एक्रूअल बेसिस पे? कैश बेसिस, आर्यंस दोनों सुन लो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनता है। इसके अंदर जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, हमें ये नहीं देखना कि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है कि नहीं। आ रहा है तो लिख दो, जा रहा है तो लिख दो। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनता है। इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है। कैश बेसिस पे बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक की तरह है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। इसके अंदर प्रथम सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है, सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है। आगे यहां अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है सिर्फ इसी साल की ट्रांजैक्शंस लिखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको पता लगा आपको सब्सक्रिप्शन मिली टोटल 5 लाख रुपए। अब इसके अंदर अमाउंट इस साल का भी हो सकता है, कुछ पैसा पिछले साल का भी मिला हो सकता है, कुछ एडवांस में मिलता है। याद करो, जब तुम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाते थे, आप कहते थे टोटल मुझे मिला 5 लाख, इसमें जो पिछले साल का है वो इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर दो। जो फ्यूचर का है उसको माइनस कर दो। तो यानी कि हम इसी साल के निकालना चाहते हैं ना, इस साल कितना मिला होगा, तो यहाँ पे इस साल की इनकम ही दिखाओगे सिर्फ। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस, ओनली करंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे और इस साल की रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर सारा रिकॉर्ड करोगे, चाहे इस साल से बिलोंग करता हो चाहे प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता हो। क्लियर है आर्यन? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऊपर वाले में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारी दोनों तरह की पेमेंट आती है, रेवेन्यू रिसीट्स या एक्सपेंडिचर, या कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, दोनों तरह के रिकॉर्ड होते हैं। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो हमने वैसे इतने फोकस से नहीं पढ़े होंगे, पर एमसीक्यू के लिए पढ़ने पड़ेंगे इनको। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती है, और रेवेन्यू खर्चे रिकरिंग नेचर के। जैसे कि मैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे देता हूं, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, दीज ऑल आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हो गया
एग्जांपल्स हो गए परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, जो कि आप एक बार करते हो, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, एंड दीज बेनिफिट डज नॉट एग्जॉस्ट विद इन अ ईयर। इनका बेनिफिट एक साल में थोड़ी खत्म होगा, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा। प्रथम कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इनका एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सब कुछ मिलेगा, सैलरी, वेजेस, रेंट भी मिलेगा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, वो भी यहीं पे दिखाया जाएगा। बट जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो ये वाली चीजें लिखोगे, ये वाली सारी चीजें कहां जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कहां ले आते थे? बैलेंस शीट में। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आपको ये गिवन होता था, आप देखो तो बिल्डिंग खरीदी तो आप इसको बैलेंस शीट में ले आते थे, और सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नहीं चाहिए। तो इसको नोट कर लो, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दिख रहा है छोटा छोटा? चलो जल्दी से नोट कर लो अगर करना है। इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे चलते हैं। हमारे दो तरह के फंड्स हो सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जर्नल। स्पेसिफिक फंड कहां जाता है? बैलेंस शीट। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और ये जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कौन सी साइड? इनकम साइड। जितनी भी इनकम्स होती हैं उस साइड चले जाता है हमारा जनरल फंड। जनरल फंड का एग्जांपल्स एक दो बताओ, क्या क्या हो सकता है? डोनेशन, ग्रांट, जिसके आगे कुछ ना लिखा हो, डोनेशंस, चैरिटी। अगर स्पेसिफिक ना हो तो वो जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड के एग्जांपल्स हो गए टूर्नामेंट फंड, मैच फंड्स और एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? गिफ्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाता है, गिफ्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो एंडोमेंट फंड अगर आ गया तो वो कौन सा फंड है? स्पेसिफिक फंड है, विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बातें याद रखनी है। फंड की कोई एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं एक आधी। जैसे कि हमारे को आपने बताया बच्चों कि बैलेंस शीट के अंदर टूर्नामेंट फंड जाता है। सपोज करो आई हैव अ टूर्नामेंट फंड ऑफ 1 लाख रुपीज। दो तीन एडजस्टमेंट इसकी अच्छी अच्छी कराऊंगा जो काम आएगी। मेरे पास सपोज करो 1 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड है, 20,000 का खर्चा हो गया, तो कहां माइनस करूंगा? ऐसा करता हूं मैं, दोनों साथ साथ चला। इफ फंड इज गिवन, इफ फंड इज नॉट गिवन, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। फंड अगर गिवन है, एक मैंने बना लिया चलो रफ में, रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बना लिया बैलेंस शीट, और यहां पर दोबारा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो दोनों केस साइमल्टेनियसली चलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैंने मैच फंड बना रखा है 1 लाख रुपए, उस सेकंड वाले केस में मैच फंड अवेलेबल नहीं है। अब मेरा कोई खर्चा हो गया तो कहां लेके जाऊंगा? इसके अंदर इसमें से माइनस करूंगा मैच एक्सपेंसेस, सपोज करो 20,000, और वो कहां चले जाएगा? 80,000 यूज। और अगर सेकंड वाले केस में आपने फंड नहीं बना रखा तो कमलप्रीत मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? मैच एक्सपेंसेस कहां जाएंगे अगर तुमने फंड नहीं बना रखा तो? एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू मैच एक्सपेंसेस, पूरे के पूरे 20,000 बचे। ये क्लियर है पॉइंट? अगर मेरी कोई डोनेशन आती है, मैच से कोई डोनेशन मिल रही है, या सेल ऑफ मैच टिकट हो रहा है 30,000, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर फंड नहीं बना रखा तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे चले जाएगा मैच टिकट्स। इसको शो करने के ना दो तरीके होते थे, हमने जो पढ़ा हमने एक ही तरीका पढ़ा। हम क्या करते थे? इनकम को इधर फेंक देते थे और खर्चों को इधर रख देते। कभी कभार क्या करेगा क्वेश्चन, यहीं पर ही इन इनकम में से खर्चे माइनस करके नेट इफेक्ट, तो वो भी एक तरीका है। मतलब
क्या कर सकते हो आप, मैच टिकट से जो पैसा मिला तुम्हें वो लिख दे यहाँ, लेस मैच एक्सपेंसेस 20, और नेट जो आपका इनफ्लो आया वो दिखा। तो ये भी तरीका था, कुछ बच्चे ये करके लाते थे वहां से देखकर, ये अपने मेरिट नेशन से देख देख के लाते थे, जो मैं चेक करता था उनको, पर ये भी तरीका था। ठीक है, ये भी पूरा तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते। कहीं कहीं कुछ कुछ केस पूछ ले वो जिसमें ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बारी आ जाए, अगर मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो, ये देखो मैंने लिखा मैच फंड मेरे पास पड़ा है 10 लाख रुपए, और मैंने 10 लाख रुपए में से इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो मैच इन्वेस्टमेंट। अब बहुत अच्छा केस बता रहा हूं, मैंने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, 10 लाख रुपए थे, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए 10% इंटरेस्ट के ऊपर। अब मुझे इंटरेस्ट मिला, 10% इंटरेस्ट मिला। अब दो केस हो सकते हैं, इफ द इंटरेस्ट रिसीव, अगर पैसा मिल गया 10%, तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 20,000। कहां का लिखूं, मैच फंड में ऐड करोगे, मैच फंड में ऐड करोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इस फंड में जाके ऐड हो जाएगा। दूसरा कैश में जाके ऐड हो जाएगा, कैश भी तो बढ़ाओगे 20,000 में, पैसा तो मिलेगा ही। अगर ये इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, अगर ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा अक्रूड हुआ, तो इनकम तो है, इनकम है तो यहां तो दिखाओगे ही दिखाओगे, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट खोल दोगे 10,000, ओ सॉरी 20,000। हाँ जी, कर सकते हो वो भी तरीका, पर हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि अलग दिखाते। कंडीशन कुछ नहीं होती, अलग अलग केस होता है। देखो इन्वेस्टमेंट कई तरह की होती है। मैंने एक बैंक में इन्वेस्ट करा 2 लाख रुपए, और मैंने बोला हर महीने जो ब्याज मिल रहा है ना, तो वो मेरे इंटरेस्ट में जोड़ते रहो, और उसको कंपाउंड करके अगली बार जो मुझे इंटरेस्ट दोगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो इस पे निकालो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम होती है बैंक में, और एक होती है सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 2 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपए मैं हर साल निकाल दूं, मुझे इन्वेस्टमेंट में मत जोड़ोगे। पढ़ा था ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वही वाली गेम। अगले साल अगर तुम्हारी ये वाली स्कीम है, तो इसके अंदर क्या करोगे, तुम इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे, तुम्हारी वाली बात है ना, फिर वो इन्वेस्टमेंट में ऐड करूंगा। बड़ा मेरे को पता नहीं कौन सी स्कीम है ये, तो इसलिए मैं अलग दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कैश में तो हो गई नहीं, वो तो फिर अक्रूड चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट में जोड़ते रहो। अगर तुम निकाल रहे हो तो कैश में जोड़ते रहो। अभी तो मैंने बोला अगर कैश रिसीव हुआ, पहले वाले केस में तो मैंने कैश बढ़ा दिया था, अगर अक्रूड हो गया नॉट रिसीव, तो मैंने अलग लिख लिया, इसमें जोड़ सकते हो, ऑप्शन है। अगर यहीं पे सेम आपका फंड नहीं दे रखा होता तो क्या होता, आपने मैच इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में, आपने मैच इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 लाख रुपए, अब आपको इंटरेस्ट रिसीव होता तो कहां कहां जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम इंटरेस्ट रिसीव बन जाता 20,000, और यहां पर कैश में बढ़ा देते 20,000। और यही अगर अक्रूड होता तो 20,000 तो यहाँ दिखाते दिखाते, बिकॉज इनकम हैज बीन अर्न, दूसरा यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है ये सारा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और मैच फंड से रिलेटेड। अब सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्कुल बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कैश मिला होगा तो कैश बढ़ा देना, नहीं मिला होगा तो अक्रूड दिखा देना। सेम जनरल इन्वेस्टमेंट बच्चों कैपिटल फंड को बोलते हैं, कैपिटल फंड को बोलते हैं। तो देखो वो यहां लिखा, यहां लिखा तो इसका टोटल करा सरप्लस बना 20, और वो सरप्लस आखिरी में जाके कहां जुड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है कैपिटल, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं दिखाता, ऊपर चढ़ा दूं। क्यों अलग से ऐड करूं, ऐसे तो फिर मुझे सारी रेवेन्यू ऐड करने लग गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का फायदा ही क्या है। अगर मैं सारी जितनी भी 50 इनकम है इसी में जोड़ रहा हूँ, 50 खर्चे माइनस कर रहा हूँ, तो इसका बनाने का पर्पस क्या है, वो फेल हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर ले आता हूँ। बोलो आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिसिट बढ़ता रहेगा, ये इधर आ जाएगा। कैपिटल फंड उल्टा हो जाएगा ना, अगर कैपिटल सपोज करो कैपिटल फंड है 1 लाख रुपए और डेफिसिट हो गया 2 लाख रुपए,
तो नेगेटिव का 1 लाख यहाँ तो लिखोगे नहीं नेगेटिव करके, उस कैपिटल फंड को उठा के यहाँ पर 1 लाख रुपए नेगेटिव, सिंपल सी। फिर था हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का खेल। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए याद करो हम क्या करते थे, हमें दे रखा होता था कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया। अब इसमें से कुछ ऐसे क्रेडिटर्स हो सकते थे जो मैंने पिछले साल के पे करे होंगे, और कुछ ऐसे हो सकते थे जो मैंने फ्यूचर के पे करे। और मैंने आपको बताया हम जो बुक्स बनाते हैं वो अप्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, मुझे इस साल का चाहिए सिर्फ सारा। तो मैंने टोटल सपोज करो 1 लाख पे करा, उसमें से 20,000 में मैंने पिछले साल वालों को पे करा, क्या वो इस साल का खर्चा है? तो लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। और जो इस साल के क्रेडिटर्स है जिनकी पेमेंट नहीं होगी उसको ऐड कर दोगे, ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो टोटल हो जाता है 90,000। इसको बोलते हैं परचेज। इतने का तुमने इस साल की खरीद करी है। दोबारा सुन लो, मैंने 1 लाख रुपए का पे करा। अब पे करा इसका मतलब ये थोड़ी कि इसी साल का पे करा होगा, पिछले का भी हो सकता है और अगले का भी हो सकता है। जिसमें 20,000 में पिछले को पे करा वो माइनस कर दिया, 30,000 में भी 10,000 में पे नहीं करा तो वो जोड़ दिया, तो इस साल की टोटल पेमेंट हो जाएगी 90,000। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। इसमें क्या ऐड कर देते थे हम? कैश परचेज, तो आ जाती थी हमारी टोटल परचेज। टोटल परचेज में हम कहते थे इतना मैंने टोटल सामान खरीदा, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे। ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों करते थे? सपोज करो मैं, मेरे घर के अंदर सुबह 10 कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, मैंने खरीदी थी 10 कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और 20 कोल्ड ड्रिंक मेरे पास पहले से पड़ी थी, तो टोटल कितनी होनी चाहिए? ये खरीदी 10 और इतनी मेरे पास पड़ी हुई थी, टोटल 30 होनी चाहिए। एंड एट द लास्ट मेरी पार्टी हुई, पार्टी के बाद 5 कोल्ड ड्रिंक बच गई, तो कितनी कंज्यूम करी होगी? 25। तो देखो 10 परचेज, उसमें जो शुरुआत में पड़ा था वो जोड़ लिया, जो आखिर में बच गया उसको घटा दिया, तो आखिर में बच गई 25। दिस इज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इतना तुमने कंज्यूम कर लिया होगा, खा लिया होगा। उसके बाद कभी कभी होता है एक इसमें से डिफेक्टेड निकली, जो 5 बच गई उसमें से एक डिफेक्टेड निकली, तो फिर कितनी कंज्यूम करी होंगी? मेरे पास ये 25 बची थी ना, टोटल 30 थी, इसको ऐसे ले, 25, 5 का क्लोजिंग स्टॉक बचा तो 25 कंज्यूम करी होगी। यही तो आया था मेरा, 10 शुरुआत में थी, 20 खरीदी, टोटल 30 हुई, 5 बच गई क्लोजिंग, तो कंज्यूम कितनी करी होगी? 25 कोल्ड ड्रिंक। एक पता लगा डिफेक्टेड थी उसके अंदर, तो फिर कितनी कंज्यूम करी होगी? 24। तो जो भी डिफेक्टेड होगी उसको माइनस कर दो, डिफेक्टेड को आखिरी में आके माइनस कर देना। या वो कहते हैं एक तुमने बेच दी, तो जो एक बेच दी वो तो मैंने खाई थोड़ी होगी, तो वो भी माइनस कर देना। तो डिफेक्टेड और सेल को आखिरी में माइनस कर देना, तो आपका प्रॉपर कंज्यूम्ड आ जाएगा ड्यूरिंग द। दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? बोलो तनीषा क्या कह रहे थे? हमें बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे जितनी हमारी किताबों में। ये बहुत काम आने वाला है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो सब करेंगे तो पूरी फ्लेवर हमारे पास पड़ी हुई, आराम से जल्दी समझ। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के सीखेंगे, अकाउंट से जल्दी क्वेश्चन। हाँ वो आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो यहाँ पे होगा सारा का सारा। हाँ अगर हमारे को सीधा परचेज गिवन है तो मुझे ये सब करने की जरूरत है। अगर परचेज गिवन है तो, अगर कैश पेड टू क्रेडिटर्स है मतलब इतना मैंने पेमेंट करी, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा पिछले वालों को पे करी तो माइनस करो, अगले वाले को नहीं करी तो ऐड। पिछले साल कोई एडवांस पे कर दी होगी तो इस साल का खर्चा उसको ऐड करना पड़ेगा, इस साल जो एडवांस पे करा उसको माइनस करो। तो क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझो। एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के करेंगे, वो बहुत आसान रहता है अकाउंट बना के करना। अच्छा ये बताओ सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है? इनकम। याद रखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट,
इनकम आउटस्टैंडिंग होगी ना एसेट, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट। हाँ लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, पिछले साल की लाइबिलिटी थी। हाँ वो ऐड होती है, वो अलग चीज है, बिगनिंग वाली नहीं, इस साल के लिए वो लाइबिलिटी है। जब तुम्हारे को इनकम जनरेट होगी फिर उसको जीरो कर दोगे, एसेट नहीं। पिछले साल एडवांस थी, इस बार यूज कर ली तो वो जीरो हो जाएगी, उसको एसेट नहीं बोल सकते कभी। क्रेडिटर्स को पे करना था पिछले साल 50 लाख, इस साल पे कर दिया तो एसेट थोड़ी बोल दोगे उसको, आप बोलोगे लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं बोलोगे कि वो मेरी एसेट बना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो कैसे बनता है। सब्सक्रिप्शन आपने आउटस्टैंडिंग बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को आपने क्या बताया था, एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी है, तुम सीधा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख लो ना, यहाँ बैलेंस बीडी को छोड़ दो, ओपनिंग बैलेंस यहां लिख लेना एज एन एसेट। बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये एसेट है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो शुरुआत में पड़ी थी वो लाइबिलिटी है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया ओपनिंग। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये मैंने यहां पे लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट बना के करना, जल्दी जल्दी निकलेंगे क्वेश्चन। दो चीजें और आएंगी, एक हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखी होती है सब्सक्रिप्शन इधर, और एक हमको दे रखी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इधर। यही होते हैं दो सब्सक्रिप्शन, देख लो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड होती है ये वाली, यहाँ होगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चे वाली साइड यहाँ होगी। तो देखो एंट्री क्या बनी, रिसीट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या हो रही है, क्रेडिट। तो जो तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट से आता है उसको यहाँ लिख दोगे बाय रिसीट एंड पेमेंट, जितनी तुम्हें मिली। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रही है तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर से डेबिट कर दो, क्लोज कर देना। कोई सी भी एक फिगर बोलेगा बैलेंसिंग वो आप निकाल लो, इस टेबल में कोई सी भी एक अमाउंट होगी जो मिसिंग कर देगा वो आप निकाल लो। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग मतलब एंड ऑफ द। अच्छा अगर मैं बोलूं सैलरी रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आता है कि क्रेडिट साइड, बताओ। रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट, देख लो कंफ्यूज मत होना बच्चों। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा, कैश बुक का रूप है, कैश बुक का रूप है, सुन लो, क्रेडिट में आएगा सर, क्रेडिट में आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट एंड, सुन लो आर्यन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का रूप है। तो कैश बुक में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे सारी रिसीट्स लिखी जाती है और यहाँ पे सारी पेमेंट्स लिखी जाती है। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसकी वो पेमेंट साइड में आएगा, किधर आएगा, डेबिट में थोड़ी आएगा। सैलरी पे करेंगे भाई, बिजनेसमैन कभी भी रिसीव नहीं करेगा सैलरी, हमेशा पे करेगा, ठीक है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। रेंट अगर पे करोगे तो इधर आएगा, कुछ भी रिसीव करोगे जैसे सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ लैंड, याद रखना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है। हमारे दिमाग में ना पीएनएल अकाउंट ही रहता है हमेशा, तो हम जल्दी से स्ट्राइक करके वो बोल देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द कैश बुक इज एन एसेट अकाउंट। फिर उसके बाद एसेट है तो मतलब रियल अकाउंट, मैंने उधर लिखवाया नहीं होगा तो लिख लेना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। और सेल ऑफ बिल्डिंग इधर आ जाएगा, और यहाँ पे परचेजेस आएंगी सारी की सारी। करें हम क्वेश्चन, आओ बुक से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1, जल्दी से प्रथम पेज नंबर 2, जल्दी से, आंसर सेकंड है। चल क्वेश्चन नंबर 1 का देखो पहले, डोनेशन कैन आइदर बी जनरल और स्पेसिफिक, तो बी ऑप्शन हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज टू सर्व द सोसाइटी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ क्या क्या आता है, सब कुछ आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। डोनर डिसाइड द पर्पस, बिल्कुल इधर ट्रू होगा, डोनर ही डिसाइड करेगा। एनपीओ में रिसीव डोनेशन आइदर इन कैश और काइंड, यस। डोनेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी is also always shown in the liability side false. Legacy can be specific, legacy can be non-specific. Legacy क्या होती है यार, वसीयत। मारो से नहीं देखते, लेगेसी तुम्हारी वसीयत में ये लिखा है, अरे मैं मरने के बाद अपना धन प्रॉपर्टी राशि सब किसके नाम पे लिखूंगा, तो किसी एनपीओ के नाम पे कर सकता हूँ, स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, नॉन स्पेसिफिक। हाँ विदेश में होता है, हमारी इंडिया में नहीं होता, बच्चों पे जाता है, बाहर के देशों में होता है नहीं। फिफ्थ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन्वॉल्व, बोलो कौन सी पेमेंट, डी पार्ट, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बोथ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। सरप्लस डेफिसिट कहां पे ट्रांसफर होता है, एनी पीरियड। फोर्थ हो गया ना, रिसीट एंड पेमेंट के अंदर किसी भी ईयर की आ सकती है ना, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, मैंने तो लिखवाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की आती है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। देखो ये प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट ईयर का इसी भी आ सकती है। सरप्लस कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं, तो कर ही लोगे, बी ऑप्शन। फिर 8 देखो, all receipt and payment during the year whether capital or nature whether pertaining to current, previous, future are shown in receipt and payment account. Debit balance of income and expenditure means surplus or deficit, 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 डेबिट बैलेंस है सर। अब मैं बताता हूँ क्या तुम क्या गलत सोच जाते हो। देखो बच्चों, जो बैलेंसेस होते हैं ना, जैसे तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ये सारे इनकम रखे, ये सारे खर्चे रखे, और तुम बोलते हो सर ये जो पैसा आता है ये सरप्लस कहलाता है। दिस इज नॉट अ डेबिट बैलेंस। जब इसको टोटल करोगे ना, तभी अगले साल बनेगा, तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। और जो ये वाला बैलेंस होता है, ये इसका अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, ये कहलाता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट हमेशा लॉस होता है, यानी कि डेफिसिट आंसर आएगा उसका। क्लियर है? हम तो बैलेंस सीडी को थोड़ी देखोगे, बैलेंस तो बीडी इंपॉर्टेंट होता है ना। मैंने एसेट खरीदी कोई 5 लाख रुपए की, तो कैश करके आपने 5 लाख लिख दिया, अब इसका बैलेंस सीडी ये आ रहा है, तो इसको मैं क्रेडिट बैलेंस बोलूंगा एसेट का? आप तो अगले वाला ईयर का गिनते हो ना कि ये बैलेंस है, एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस, एंड एसेट हैव डेबिट बैलेंस। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस है, इट मींस इट इज अ डेफिसिट। फिर देखो 10 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता है, हो गया। थ्योरी के अब थोड़े जम मार मार के करते हैं, न्यूमेरिकल पे जाएंगे आगे। चलो 5 मिनट तक करते हैं, जितनी थ्योरी हो सकती है करते हैं। 11th, in case of complete set of books are not are available, income and expenditure is prepared from trial balance. Trial balance is the summary of all ledger. ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, ट्रायल बैलेंस ऐसे देखो 11th, हाँ 11th का आएगा नहीं, ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन, जब लास्ट बनाते थे, और इसकी मदद से याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। यस, सोल प्रोप्राइटर में याद करो। तो यही एनपीओ के अंदर भी सेम यही होगा, अगर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो इससे बनाएंगे, अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ट्रायल बैलेंस। 12, in case of set of books are not available, then we will go to receipt and payment account for the making of NPO. Fund means amount received or set aside by NPO to a use for specific purpose. Okay, general donation are credited to income and expenditure account. In case of specific fund, receipt कहाँ show होती है, liability side of balance sheet.
उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग is the accounting of fund received or set aside by NPO for specific purpose. Fund based accounting तो तभी यूज करते हैं ना जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा आता है। 17 थोड़ा बड़ा सा है, चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस additional amount received or set aside is added to the fund balance and payment expenses are reduced and balance amount is shown on the liability side of the balance sheet. यही आंसर है और बाकी पढ़ना है। यही तो बोलना चाहता है वो, जितना पैसा आएगा ऐड कर देना, माइनस कर देना, बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एंडोमेंट फंड इज द एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड। एंडोमेंट फंड हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है, गिफ्ट दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। 19 when asset is created out of specific fund, the amount incurred on creation of that asset is reduced from the specific fund, added to specific fund, asset created is shown on the asset side. All of the ये मैं बता देता हूँ होता क्या है। याद करो पवेलियन वाला एग्जांपल था, तुम्हारे पास कैपिटल फंड पड़ा था। कैपिटल फंड मतलब मेरा पैसा, और मेरे पास एक टूर्नामेंट फंड पड़ा था 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड पड़ा था, लोगों ने मुझे टूर्नामेंट बनाने के लिए पैसे दिए थे। अब मैंने टूर्नामेंट बना दिया, या टूर्नामेंट मैच ग्राउंड जो भी है टूर्नामेंट करवा दिया, 5 लाख रुपए की एसेट खोल दी। पवेलियन ले लो, पवेलियन टूर्नामेंट पवेलियन मान लो ग्राउंड है, टूर्नामेंट ग्राउंड है। टूर्नामेंट ग्राउंड बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे और वो 5 लाख रुपए का मैंने बना दिया, तो मैं यहां से खत्म करूंगा इसको 5 लाख रुपए का, क्योंकि अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बची। अब ये जो क्रिएट हुआ ये किसका है? मेरा हुआ, तो मैं अपनी कैपिटल में बढ़ा दूंगा एट टूर्नामेंट ग्राउंड मेड 5 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस होता है, बना भी दो वो भी सेम बिल्कुल ऊपर ऐड होता है। क्योंकि देखो जो भी क्रिएट हुआ, चाहे 1 मंजिल क्रिएट हुई चाहे आधा क्रिएट हुआ, ये तुम्हारा हो गया ना। पहले ये लायबिलिटी के अगेंस्ट था, अब तुम्हारा हो। फिर अगर यहाँ पे मैं 4 लाख रुपए खर्चा करता तो यहाँ 4 लाख रुपए ऐड हो जाता, क्योंकि 4 लाख का बन के आ, कितने का बनेगा? दोबारा मैंने तुम्हारे को, तुम्हारी कैपिटल थी तुम्हारे बिजनेस की 10 लाख, तुम मेरे पास आए सर मुझे बिजनेस एक्सपेंड करने, एक बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दे। मैंने तुम्हें बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दे कि भाई तू बना ले बिल्डिंग, पर कंडीशन लगा दी तू बिल्डिंग ही बनाएगा, हॉस्पिटल ही बनाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए दे दी, और ये तुम्हारा कहाँ पे आ गया होगा? कैश में। 1 करोड़ रुपए कैश में तो बढ़ गया होगा भाई। तुमने बिल्डिंग बना दी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कैश गया, पर 1 करोड़ की क्या बन गई? तुम्हारी बिल्डिंग। क्लियर है? ये क्लियर है? यही होगा, यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया। अब तुम कहोगे यार अब ये मेरी 1 करोड़ की जो लायबिलिटी क्रिएट करी हुई थी अब है 1 करोड़, तुम लायबिलिटी थोड़ी दिखा सकते हो, तुमने तो बना दिया ना, काम तो कर लिया, तो अपनी लायबिलिटी 0 कर दोगे। और ये बिल्डिंग किसकी बन के आ गई? अब तुम्हारी है ना ये। अब तो 1 करोड़ रुपए तुम अपनी कैपिटल में ऐड नहीं करोगे, तुम्हारा ही तो है, किसी और का थोड़ी है। 4 एडजस्टमेंट होती है, अगर ये नहीं ऐड करते तो तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा, बैलेंस शीट नहीं मैच करेगा। तो 1 करोड़ तुम कहोगे अपनी लायबिलिटी से हटाकर अपना हिस्सा मान। पहले तक सरदर्दी थी, अब वो सरदर्दी नहीं, अब वो मेरी बिल्डिंग। कैश भी हमेशा होता है, पर आपको ना कैश को करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो आपको करके नहीं दिखाना पड़ता कैश में, वो ऑलरेडी होके आ जाता है, इसलिए मुझे करना नहीं पड़ता। कौन सा क्वेश्चन करा था ये हमने? 19 करा था। 20 देखो, एंट्रेंस फीस इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम। वन टाइम पेमेंट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, वन टाइम पेमेंट तो लाइफ मेंबरशिप फीस है। 22 लेगेसी कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, लेगेसी दोनों हो सकती है, वसीयत। 23 all income and expenses received and paid during the year are transferred without adjustment for prepaid and outstanding in रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होती है। अगला कर लोगे आराम से। 25 देख लो, एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट देयर। बुक्स में कौन सी कीमत पे लिखते हो? हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हो, हमेशा जिसमें तुमने खरीदी कॉस्ट प्राइस है हिस्टोरिकल।
एग्रीड तो पार्टनर एग्री, जो मर्जी कर लें। 26 I donated a sum of 5 लाख रुपए to Saksham Foundation for Relief of Poor is an example of specific relief of poor आ गया ना, तो पुअर की मदद करने में यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ये थोड़ी थ्योरी वाले कर लेना, और न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं 39 से। 39 पे आ जाओ। गुरुकुल कथक क्लब has 1500 members, each paying an annual subscription of 1000. During the year, subscription was received from 40 members who could not pay the subscription during the year 31st March 2021. लास्ट ईयर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पैसा नहीं पे कर पाए, इस बार वो पैसा देके चले गए। बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली होगी इस साल? प्लस होगा, वही तो इसने पता क्या पूछा है, देखो एक होता था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से सुनना ब्रदर, और एक होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट दे रखे, रिसीट एंड पेमेंट में लेके जाना है, तो आंसर हो जाएगा 15,40,000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उल्टा दे दिया इसने। देखो 1500 मेंबर है, 1000 के हिसाब से देते हैं, वो तो इधर आएगा 0.000000, और जो मिला 40,000 पे वो यहाँ पर ऐड होकर यहाँ 15,40,000, क्योंकि हमें रिसीट एंड पेमेंट में दिखाना है कितना रिसीव हुआ होगा, तो उल्टा घूम के चलना है, कितना मिलना चाहिए, इतना मिल गया, टोटल इतना। अगला भी सेम ऐसे ही दे दिया इसने। रास रंग क्लब 800 मेंबर है 1500 के हिसाब से, तो दिस इज टू बी रिसीव फॉर द ईयर, इतना मिलना चाहिए, जिसमें मुझे 40 मेंबर आउट ऑफ 60 मेंबर हु डिड नॉट पे द लास्ट ईयर उन्होंने दे दिया, तो 40 मेंबर को जो पैसा मिला होगा वो जोड़ लेना। 80 मेंबर हु डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, जो इस साल पे नहीं किया होगा उसको माइनस कर देना, और 120 मेंबर ने अगले साल का पे कर दिया, वो ऐड कर देना। तो बताओ टोटल कितना मिला? नहीं, सबको अलग अलग करके देखो। 800 मेंबर को मेरे को देना था पैसा 1500 के हिसाब से, हाँ 13-20, 0.0000850, टोटल मुझे इतना मिलना चाहिए था। आगे देखो 40 मेंबर ने मुझे पिछले साल का पैसा दे दिया, तो 40 मेंबर का ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, एमसीक्यू है। इन एडिशन 80 मेंबर ने पे नहीं करा, 80 मेंबर का माइनस करूंगा, और 120 मेंबर ने फ्यूचर का पे कर दिया, वो भी मिला होगा, ऐड कर दूंगा। तो 8 चौके सॉरी 160, 80 मेंबर का एक्स्ट्रा आ गया होगा 1500 के हिसाब से, तो 1,20,000 बनता है, जोड़ लो तो 13,20,000। सब कुछ उल्टा हो जाता है, हाँ बिल्कुल। अभी ऐड कर रहा हूँ मैं, अभी ऐड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना मिले होगा जो कि ऊपर वाले में लिखा नहीं होगा, इसे ऐड करेंगे। क्लियर है पार्ट में? 41 देखो, दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब 1200 मेंबर है, 2000 के हिसाब से पे करते हैं, 25 मेंबर का भी पैसा नहीं आया होगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया होगा बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ माइनस नहीं करना, 1200 इंटू 2000 24 लाख, क्योंकि मुझे टोटल कितना मिलना होगा इसका, 1200 मेंबर 2000 रुपए के हिसाब से देते होंगे, इतना मिलना चाहिए, मिला चाहे ना मिला हो तो मतलब ही नहीं रखता ना, वो करने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हो? गौतम निकल रहे तुम्हारे आंसर? यस सर। देखो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हो, आप ये बोलते थे कि मेरे को रिसीट इतना हुआ टोटल, मान लो रिसीट एंड पेमेंट से इतना रिसीव हुआ, ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिला नहीं पर इनकम इस साल के ऐड करते थे, तो यहाँ पे दिखाते थे कितना मिलना चाहिए इस साल का। तो अगर मुझे इस साल का मुझे पता है 1200 मेंबर है, सब 2000 रुपए देते हैं, तो मुझे इस साल का कितना मिलना चाहिए? 24 लाख। मिला चाहे ना मिला उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पूछता कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आता, तो मैं बोलता 24 लाख मिलना चाहिए, 25 मेंबर का नहीं मिला, वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो वो तो निकाल देते 25, बिल्कुल 50। क्लियर है पार्थ? पक्का ना? 42 देखो, रेंट पेड बाय द क्लब इज 40,000। अब देखो इतना पे करा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं इस साल का बनता कितना है। तो देखो रेंट आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर गिवन है, इस ईयर गिवन है, तो बताओ कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। 45 45 आया। देखो कैसे निकाला, मैंने कहा टोटल मुझे मिला 40, इतना रिसीव, जो लास्ट ईयर का रिसीव हुआ वो इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर दो, और जो इस साल का मिला नहीं वो इस साल की अभी तक इनकम है उसको ऐड कर दो, तो टोटल 45। हाँ, तो वो इस साल मिल गया होगा, इस साल पे करा होगा ना, इसलिए माइनस करेंगे। नहीं आ रहा पार्ट। हाँ हाँ, रिसीट एंड पेमेंट में उल्टा चले जाएगा। दोबारा सुन लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं टोटल कितना मिला, कैश कितना मिला, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, कोई मतलब नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है इस साल का कितना था, सिर्फ करंट ईयर का मैटर करता। तो मैंने कहा टोटल मिला इतना, अब मैंने कहा उसमें से पिछले साल का मिला होगा, भैया वो इस साल की इनकम तो नहीं है या खर्चा नहीं है, माइनस कर दो। जो इस साल का पे नहीं करा वो खर्चा तो इस साल का है ना, इसलिए ऐड करो, टोटल निकालो। बस इतना सोच लो। 43 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। बैलेंस शीट में एसेट दे दी, क्रेडिटर्स दे दिए कंज्यूमर गुड्स के, सैलरी दे दी, यानी दोनों लाइबिलिटी दे दी, एसेट दे दी, सरप्लस दे दिया, कहता है ओपनिंग कैपिटल फंड कितना होगा। बैलेंस शीट बनाओ, निकल जाएगा आराम से, बनाओ बनाओ निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम स्ट्राइक नहीं करता, अगर करा होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा। ऑनलाइन वाले भी बोलते रहो कनाव। बी पार्ट आ गया, बी पार्ट। हाँ बी पार्ट, वेरी गुड। हमने एसेट लिखा देखो 8,70,300, क्रेडिटर्स उठा के यहाँ रख दिए 57,500, सैलरी आउटस्टैंडिंग रख दी 10,500। अब इसे क्लोज करोगे तो ये वाला बैलेंस कितना आएगा, 8,02,300, ये बैलेंस आ गया। और उसने पूछा ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग होता है सरप्लस को जोड़कर जो आता है, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं सरप्लस तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सरप्लस गिवन है 77,300, तो वो माइनस करके आप बी पार्ट कह रहे हो तो 7,25,000 घुमा दिया था उसने क्वेश्चन। और ये वाला भी ऑप्शन में डालते, बच्चा मेहनत करके इसी पे लगाया था टिक, सरप्लस माइनस करके तभी तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। क्लियर पार्ट। अगला क्वेश्चन भी सेम। हाँ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट तो है, हाँ तो ओपनिंग निकालना है, तो यार ओपनिंग जो शुरुआत में होगी, देखो ना जब आप बनाते थे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, एक क्लोजिंग बनाते थे, तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड आता था वही तो यहाँ लिखते थे और उसके अंदर सरप्लस ऐड कर देते थे, क्लोजिंग वाला आ जाता था, यही तो करते थे। तो ओपनिंग वाला का आता था वो ट्रांसफर नहीं करते थे आप, यही तो ओपनिंग हो जाएगा, क्या सोचना। 44 देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें डेफिसिट दे रखा है, अपने आप कर लोगे, डेफिसिट को क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे बस, है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन। 45 एशियन रिक्रिएशन क्लब है 600 मेंबर्स और 450 रुपए सब देते हैं, तो ये उल्टा हो गया, ये हमारे को इनकम है, हमें निकलना है कितना मिला होगा। एज ऑन 31 मार्च 2022 इस ईयर के क्लोजिंग में एडवांस मिला है 27,000, जो एडवांस मिला होगा वो मिला होगा तो ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देना, पूछता है कितना मिला होगा, करो। 27 को जोड़ना है, 47 को माइनस करना है, नेट इफेक्ट 20 माइनस करना है, 250 आंसर आ गया। आ गया 250, 250 बिल्कुल 2,50,000। हाँ ऐड बैक ना, ऐड और लेस मत करा करो, डायरेक्ट सीधा +27 लिखा -47 लिखा, नेट इफेक्ट निकाला 20 और उसको जोड़ के करा करो, जल्दी निकलेगा। और
हाँ, यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का दिखाया ना कितना मिला हो। दोबारा बोलो क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नहीं समझ आया। उसने तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसने ये दे दिया कि इतना तुमने रिवेन्यू करी होगी 600 मेंबर 450 के हिसाब से, तो ये बना 2,70,000। वो बोलते हैं कि रिसीव कितना हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने कहा 270 मिला होगा टोटल, जो इस साल का मिलना चाहिए ये वो है। इसमें से जो एडवांस मिला पैसा तो मिला होगा, इसलिए ऐड कर देंगे, और जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं आता समझ तो देखो सिंपल सी बात है, फिर तो ये वाला अकाउंट बना लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे वन एंड द बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या करो, जो जो इसमें गिवन है वो लिखते चलो। 600 मेंबर है, 450 रुपए के हिसाब से देते हैं, यहाँ लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,70,000, कुछ सोचना ही नहीं। एज ऑन 31 मार्च एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है, 27। एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ आती है 27,000। ओपनिंग एडवांस का यहाँ था तो क्लोजिंग यहाँ था ना, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ दे रखी है 47। क्लोज कर दो, रिसीट एंड पेमेंट का अपने आप आ जाएगा। 27 जोड़ना है, 47 माइनस करना है, 250 अपने आप। फिर रिसीट एंड ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के चलो, ये सबसे आसान है अगर नहीं समझ। क्लियर? अब मैं सारे क्वेश्चन में ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बना दूं। 46 देखो, हाउसिंग सोसाइटी के 90 मेंबर हैं, सब 1,000 रुपए पे करते हैं, तो देखो ये तो जल्दी जल्दी साथ के साथ ही बनाते चलो, सब्सक्रिप्शन साथ के साथ ही बनाते। अच्छा देखो क्या करेंगे इसके अंदर, 90 मेंबर है 1,000 रुपए के हिसाब से 90,000 हो गए। करो ये वाला क्वेश्चन एक बार सारे सॉल्व। इसके बाद अगला भी कर देना। अकाउंट से ही बनाऊंगा। देखो हाउसिंग सोसाइटी में 90 मेंबर हैं, ईच पेइंग 1,000 रुपीज, तो मैंने 90,000 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इट रिसीव 85,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो 85,000 ड्यूरिंग द ईयर होगा तो ये यहाँ पे आ गया। रिसीट एंड पेमेंट में इतना मिला होगा ना तुम्हें, देखो ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव इतना हुआ, यहाँ से आता है, तो एंट्री क्या बन गई, रिसीट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा ना। जितना मिला वो इधर आएगा, जितना मिलना चाहिए वो इधर आएगा, दो बातें याद रखो। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग हो गया 22,000 रुपए, यहाँ आ गया। अब जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन, तो सीधा 90,000 आंसर ही तो गिवन ही तो है ये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 90 तो आएगा, क्योंकि ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से तो उठाते हैं। जो एक्स्ट्रा 17 है वो तुम्हारा क्या बन सकता है, दो चीजें बन सकते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। क्लियर है? जो क्वेश्चन बोलेगा वो बना देंगे। 47 देखो, 47 देखो, 47 कहता है एशियन हिस्ट्री क्लब हैज 450 मेंबर
ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। 450 मेंबर हैं, 1000 रुपए पे करते हैं। जल्दी से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ और उसमें लिखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ और उसके अंदर लिख दो टू 450 मेंबर है, 4,50,000 रुपीज आ गया। फिर कहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इतना है, शॉर्ट 4,65,000। रिसीट एंड पेमेंट दिखाता है 4,65,000। एडिशनली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है तो एसेट है, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने आर्यन। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग में है तो क्लोजिंग एडवांस मैंने यहाँ लिख दिया 30,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो ओपनिंग है वो यहाँ लिख दिया 12। तो एंड में जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 3 7 7 और 5 12, 5,20,000, 6 7 8 4 80 माइनस करोगे 40,000, 6 7 43,000 आंसर आ गया। अरे 43 बिल्कुल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड वही मांगा इसने। ऐसे ही 48 अकाउंट बना के होगा, 49 50 51 सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हो जाएंगे। एक दो और करते हैं, 49 कर लो चलो। देखो क्लब को मिला 1,75,000 तो किस साइड चले जाएगा, छोटा सा वही अकाउंट बना लो। 49 के अंदर टोटल मिला 175, मैंने यहाँ लिख दिया। क्या देखो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट में आएगा तो इधर घूम के इधर आ जाए, बस इतना दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना। इधर आता है ना रिसीट एंड पेमेंट तो इसमें इधर आ जाएगा उल्टी साइड। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इस साइड आता है तो वो वाला अमाउंट इस तरह, बस देयर इज। हाँ कौन सा क्वेश्चन है, पहले 49 कर रहे थे, चलो 49 पे आओ। देखो वही क्वेश्चन है, 380 मेंबर 600 रुपए दे रहे हैं तो इधर आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके। 380 मेंबर 600 रुपए के हिसाब से 0 0 0 48 4 3 22 तो 2,28,000 यहाँ आ गया। सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था एडवांस तो 30,000 रुपए यहाँ लिख दिया। क्लोज कर लो, 2 5 और 2 28 23 बचा शायद। सेकंड ये अकाउंट बनाने के बाद तो बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे क्वेश्चन, निकलेंगे पार्ट नहीं बना। एक बार अकाउंट में दोबारा मैं बताऊं, क्या दोबारा बताऊं? इजी है, इजी है अकाउंट से। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें ये याद रखना है जो रिसीव हुआ उसको यहाँ लिख दो, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा वो यहाँ लिख दो। ये जो रिसीव हुआ है और ये जो आना चाहिए बिल्कुल। अगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है तो यहाँ, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है तो यहाँ, एडवांस है तो इधर, ओपनिंग एडवांस है तो इधर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो 50, देखो एक 50 भी कर देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज 3,60,000, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करता है तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में 3,60,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 28, यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 16,000, यहाँ लिख दी। जो मांगेगा वो लिख दो। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट से तो ये वाला अमाउंट आता है ना, तो ये निकल जाएगा, बाकी सब छोड़ दो, नील था। 3,76,000 माइनस 28 करोगे तो 8, 6 में से 2 गए 4, 3,48,000। ऑप्शन ए। इस लड़की का 48 में आंसर मैच नहीं हुआ, 48 भी कर लेते, 48 भी कर लो चलो, बोलो। तो ये इधर आ जाएगा ना आपका, इधर बिल्कुल 2 आई नहीं करके 850 इंटू 1500। हाँ हाँ हाँ, यहाँ डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली गिवन होता था। हाँ जी 850, हाँ जब फॉर द ईयर गिवन होता वो निकालना होता, वो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 850 इंटू 1500 12,75,000। आगे देखो रिसीट एंड पेमेंट दिखाती है 12,65,000 which include 40,000 for the year ended
31 मार्च 2021, जिसमें 40,000 रुपए आपका जो है वो 31 मार्च 2021 का है, मतलब पिछले साल का है। तो ये ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल 1265 मिला ना, जिसमें 40 ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग लिख दिया। कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। नहीं, इसे पंगा क्या आ गया? हाँ, तो आउटस्टैंडिंग है, 40 मिल गया, 60 आउटस्टैंडिंग। तो हम तो 60 ही लिखेंगे ना, हम तो 60 ही लिखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे को 20 रह गई ना, वो तुम यहाँ लिख सकते हो कि एंड में 20 है, जो कि पिछले साल से बिलोंग करती है, 20-21, जैसे बैलेंस शीट में दिखाते थे। यहाँ तो ब्रेकअप दिखा सकते। अगर देखो नीचे अगर वो दे दे, नीचे अगर दे दे, सुनो, अगर नीचे ये दे दे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, तो ये अमाउंट दे रखा है। और अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दे रखा होगा, तो फिर वो ये वाला अमाउंट होगा, इसमें ये जोड़ के ये वाला अमाउंट होगा ना। देख लेते हैं, मैंने भी नहीं करा, देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को 60,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया मुझे, तो ये मैंने यहाँ रख दिया 55,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग दे दिया 36,000। क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करंट ईयर की निकालनी है। तो अच्छा क्वेश्चन आगे देखो, 60 प्लस 1275 प्लस 55, टोटल आया 13,90,000 माइनस 36 माइनस 1265, तो देखो आंसर आया 89,000। पर ये 89,000 है बच्चों एज एट, मुस्कान, ये 89,000 एज एट है। उसने बोला है इस साल की कितनी होगी, तो 20 कम करके 69,000 आ गया तुम्हारा 69। लड़की 89 भी दे रखा होगा, 69 भी दे रखा होगा, ये 55। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अकाउंट सही है, जल्दी निकलता है, चिंता ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22, 52, 53 अपने आप हो जाएंगे सारे के सारे। 57 मेडिसिन वालों पे आ जाओ, थोड़ा सा मेडिसिन के क्वेश्चन पे। 69, 57 देखो, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 4,50,000। तो ये अमाउंट पेड आ गया, ओपनिंग होगा तो माइनस करेंगे, क्लोजिंग होगा तो ऐड करेंगे। कहते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, तो 49 को माइनस करना है और 65,500 को ऐड करना है। तो नेट देख लो, 65,500 माइनस 49, तो नेट 16,500 ऐड करना है। तो ये आ गया मेरा क्रेडिट परचेज 4,66,500। कैश परचेज कहता है 1,25 जोड़ लेना, 5,91,500। सिंपल है ना। ओपनिंग बैलेंस लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज देन कैश परचेज ऐड करके वी विल गेट द टोटल परचेज। 57 करा था। 59 देखो, 59 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सब घर पे करना है, 59 करके दिखाओ चलो। 59 मिला आंसर। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, करो करो।
बिल्कुल 124 माइनस करा, क्रेडिट परचेज आ गई। बिल्कुल वो 80% की वैल्यू 20% की वैल्यू निकाल दो, टोटल परचेज। 580 में 124 माइनस करोगे, 156,500 ऐड करोगे, देखो 6,12,500 हमारा क्रेडिट परचेज आ गया। उसने बोला कैश परचेज अगर टोटल 100 है तो कैश 20 होगी, ये 80 होगी, तो 6,12,500। अगर देखो ऐसे सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे आर्यन। अगर देखो सिंपल सॉल्व करना हो तो ये तरीका सुनो, एक्स एक्स लेके मत करना, जल्दी करना हो। देखो क्रेडिट परचेज निकाला, मैंने बोला अगर टोटल 100 होता, कैश 20 होता या 80 होता। अगर मैं इसको 80 से डिवाइड कर दूं, एक की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो कैश परचेज बोलता तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर वो टोटल परचेज मांगेगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई। जल्दी निकलेगा आंसर, डिवाइडेड बाय 80 into 100, 7,65,625 वन आ गया। ठीक है, ये तरीका याद रखना, ये लॉजिकल रीजनिंग में आप ऐसे करते हो इसे। अगले वाले में देखो कैश परचेज 20% है क्रेडिट परचेज का, कर लोगे? क्रेडिट परचेज निकाल के आए होंगे, उसका 20% निकाल के अपने आप हो जाएगा। 61 करके दिखाओ, चलो देखते हैं कौन बच्चा ये करेगा। 61 देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है, सामने आंसर पड़ा हुआ है। 12,80,000 की फंड इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपए का फंड कर दिया उसकी जगह। इंटरेस्ट रिसीव हुआ अकॉर्डिंग टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 68,000। बताओ कितना फंड में बैलेंस पड़ा होगा? क्यों हो जाएगा? कितना आया दिव्य? इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी थी। पीछे आंसर भी नहीं देखना था। अरे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो इंटरेस्ट कहाँ ऐड होता है? फंड में ऐड होता है। वो देख लो। तो वो देखना क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट थी उसका 9% निकालो, वो ऐड कर दो। देख क्यों रहे हो? अक्रूड पकरूड क्यों निकालते हो? कितना आया पार्ट प्रथम? अरे देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपने लाइब्रेरी फंड बना रखा है 12,80,000 और उस फंड से इन्वेस्टमेंट कर दी 10 लाख। वो बोलता है इस इन्वेस्टमेंट से 68,000 का इंटरेस्ट आपने कमाया। इंटरेस्ट नहीं, रिसीव है। अक्रूड निकाल सकते हो, वरना आप टोटल इंटरेस्ट निकालो ना, अक्रूड के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप इन्वेस्टमेंट कितने की करी? 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो 90 मिलना चाहिए। मिला चाहे ना मिला मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अक्रूड निकालने की जरूरत है। यहाँ तो 90 ऐड होगा, जितनी मेरी इनकम है 13,70,000 बेस करते। हमें अक्रूड अगर दो अलग अलग करते तो इस 90 का पार्टीशन कर लो, 68 रिसीव माइनस 90 माइनस 68, तो 22 दो अलग अलग करके कर दो। बात तो वही है, 68 कैश में पड़ेगा और 22 के नाम से अक्रूड बनेगा। पर इनकम तो पूरी है ना। जब आप ऊपर ले आते हो इसको, रिसीट एंड पेमेंट व्हेन द फंड इज नॉट मेड, तो 68 प्लस 22 करके तो दिखाते हो 90। गौतम समझ आया क्वेश्चन? अच्छा था ना? हो गया था जैसे। हाँ जी, नहीं जाएगा बिल्कुल, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, फंड में ऐड हो। क्वेश्चन नंबर 67 68 अपने आप कर लेना, 69 भी है। एक दो केस स्टडी कर लेते हैं, दो केस स्टडी कर लेते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। केस स्टडी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। Three school friend Prakash, a human right lawyer, Tarasha, a founder Keter, and Kshitij, a teacher in the school. आगे आओ, सारे करेंगे हम। They meet the children, NPO में ये सब आ सकता है। Begging at the traffic signal, rag picker, वो सब बकवास है।
inspired by the UN Convention on the Right of the Child and the faith that education could help these children, immense potential है ये सब है. Bal Vikas Education Center was set up in the room offered by their school. 50 children began their journey of education. 50 बच्चों को लेके पढ़ाया. कोई फीस होगी उसकी तो वो उनकी इनकम बन जाएगी. They approach education department of the city and receive a grant of 2 lakh for purchase of education related equipment. तो ये 2 लाख स्पेसिफिक डोनेशन है, याद रखोगे ये सब. उन्होंने क्या क्या ये सारा कुछ खरीदा होगा. ऑनरेरियम टू योगा टीचर. ऑनरेरियम क्या होता है? खर्चा. कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड या रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड. दोबारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड और रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 523 मेंबर 535 बंदे ने एनरोल करा. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. ऑनरेरियम पेड टू टीचर इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. खर्चा है ना. ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. परचेज ऑफ स्मार्ट बोर्ड विल बी शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. फीस रिसीव इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आएगा ना, इनकम है, और रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड आएगा क्योंकि रिसीट है. वो तो गया. अच्छा क्वेश्चन था, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, पर हाँ बिल्कुल रिसीव हो रहा है. कैश बुक है, पैसा आ रहा है तो इधर, जा रहा है तो. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक. डेबिट साइड और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो उल्टा कर देखो, इसको भी डेबिट कर दो, कोई चेंज करो. कहाँ दे रखा है? वो हमें जरूरत ही नहीं है, एनपीओ पीएनएल अकाउंट बनाती नहीं है, वो तो वैसे ही देखते ही गलत कर दूं. सेकंड देखो, एक सेकंड भी कर लेते हैं. ये कहो तो थर्ड कर लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, थर्ड कर लेते हैं. आपको प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है, प्राइज फंड दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, ये सब दे रखा है. क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज फंड विल बी ट्रांसफर टू, बिल्कुल कैपिटल. जो फंड होगा प्राइज फंड उसमें ऐड हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ नहीं होगा, प्राइज फंड है ना, प्राइज फंड उसमें ऐड होगा ना. फोर्थ, जब उसका पेमेंट कर दो, खर्चे कर दो या कुछ बना दो उसका, प्राइस फंड को जब यूज कर लोगे ना तो कन्वर्ट होगा. हाँ बिल्कुल. बी देखो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड इन सेम प्राइस फंड. उसी में ऐड होगा. हाँ लायबिलिटी साइड में होगा, उसी में ऐड करेंगे, उसी में तो कर रहा हूँ. ये बनाया प्राइस फंड, डोनेशन है वो जोड़ोगे इसमें, इंटरेस्ट रिसीव भी इसमें जोड़ोगे. तो देखो ना, ऑप्शन ए का हो गया फोर्थ और बी का हो गया थर्ड. ये तो लिखा है एडिड टू प्राइस फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. प्राइज इज अवॉर्डेड, इसमें से माइनस हो जाएंगे. प्राइस इज अवॉर्डेड. कहता है क्लोजिंग बैलेंस बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा. सी का फोर्थ है. डी का बताओ क्या होगा आंसर. डी का बताओ क्या होगा. आपके साथ में सॉल्व करके आंसर जरूर लिखिए, कॉपी में करने. सेकंड होगा वहां पे एग्जाम में नहीं होगा. जब बुक को गलती लगेगा कोई दोबारा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम भी. ठीक है, इसको सिर्फ से बाद में करेंगे तो दिक्कत होगी. पहले सेकंड ना बैठने तो दोबारा याद कर. ये आ गया मेरा तो 870. पता नहीं मुझे, पक्का नहीं पता, क्या पता मेरी कैलकुलेशन थर्ड का कितना आ रहा है. एक सेकंड. वहां में उसका टाइमिंग मिलेगा ना तब बताएगा वो. अच्छा लगेगा. टाइम हमेशा गलत करती है. ये देख लेना, इंटरेस्ट रिसीव जो है क्या उतना ही मिलना चाहिए था, अप्रूव तो नहीं है. 9.5 के हिसाब से निकालना 95,000, तो 20 जोड़ के 870. अच्छा क्वेश्चन था, फिर तो अच्छा बन गया है. 9.5 के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए था 95,000. 75 मत जोड़ देना, 95 जोड़. वो कर सकते तुम्हारी सोच. क्लास देखो,
If the amount of price fund is more than the price fund, then the amount will be transferred to debit side of income and expenditure account B of. चलो इसके बाद बाकी सारा आप कुछ कर ही सकोगे, बाकी सब होमवर्क है। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, then we will start with Indian economics. ले लो 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक।